आप लोगों ने टाइम निकाला हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आपको जैसे कि आपने देखा कल प्रदेश सरकार ने बड़ी हर्षोल्लास से 9 साल, क्योंकि 21 अक्टूबर को इस सरकार के 9 साल पूरे हो गए थे, लेकिन हालांकि ये 9 साल जरूर इन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल और पता नहीं क्या क्या प्लान भी चलवा रहे थे। 9 साल में ऐसा काम हो गया, वैसा काम हो गया, और अब 1 साल में ये। पहली बात तो 1 साल बचा नहीं है, 7 महीने की सरकार कुल शेष बाकी है, क्योंकि 1 महीने का आचार संहिता हरियाणा के चुनाव में और 3 महीने की आचार संहिता लोकसभा के चुनाव में, और अभी जैसा कि आपकी जानकारी, तो कुल मिलाकर 7 महीने की सरकार शेष बाकी है और चुनावी मोड में प्रदेश आ चुका है। जब 7 महीने बचे इस सरकार के कार्यकाल के, लेकिन जो इन्होंने कल 9 साल बेमिसाल और ये वो, तो आज हमारा उस बात को लेकर कुछ सरकार से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई है कि हरियाणा की जनता हर वर्ग आज त्रस्त है। इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया आज, और हरियाणा बहुत नुकसान किया। ऐसे में हम इस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सही नारा जो है वो 9 साल बेमिसाल नहीं है, सही नारा है 9 साल क्यों है हरियाणा बेहाल, 9 साल और हमारे 9 सवाल। हम अपने 9 सवाल इस सरकार, आप लोग के माध्यम से सरकार से हम ये 9 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, सरकार बताई 9 साल में हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी दर में नंबर 1 कैसे बन गया। आज भारत सरकार संसद के अंदर लिखित जवाब ये दे रही है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में है, और भारत सरकार, मोदी सरकार ने इस सत्र में ये भी बताया कि ना सिर्फ बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा की बेरोजगारी दर 3.5 गुना ज़्यादा है 2014 से। 2013-14 के मुकाबले में 3.5 गुना हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई। ये मोदी सरकार बता रही है, केंद्र की सरकार। तो हरियाणा में इतनी बेरोजगारी कैसे आ गई? ना कोई निवेश हुआ, ना इंडस्ट्री आई, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के अंदर भर्तियां उस हिसाब से सरकारी रोजगार दिलाने में सरकार सफल हो पाई। या तो बहुत से पद समाप्त कर दिए गए, या भर्ती घोटालों में, HPSC SSC घोटालों में वो सारी भर्तियां या तो हो नहीं पाई, एक के बाद एक पेपर लीक हुए, और जो फिर भी कोई एक आधी लिस्ट आई तो आपने जैसे देखा कि उन लिस्टों में हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को प्रेफरेंस दी गई। जैसे कृषि विभाग के लिए अभी HPSC ने 600 ADO पद की भर्ती करी, जिसमें केवल 50 का चयन किया गया, जिसमें केवल 24 हरियाणा के 600 पदों के अगेंस्ट। इसी रूप से SDO इलेक्ट्रिकल इसमें केवल 22 हरियाणा के, 77 बाहर के। इसी रूप से 2019 में उससे पहले SDO भर्ती हुई थी, उसमें 80 में से 78 बाहर के और 2 हरियाणा के। उस समय JJP की पार्टी ने भी बहुत शोर मचाया था उस पर, आज वो सरकार का हिस्सा है उससे पे। और इसी के साथ इसी साल लेक्चरर ग्रुप B टेक्निकल एजुकेशन 157 में 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 बाहर के उम्मीदवार, केवल 7 हरियाणा। HCS भर्ती 2021 में भी 34 बाहर के सेलेक्ट हुए थे। तो ये हरियाणा प्रदेश, बाकी किसी प्रदेश में मैंने आंकड़े शेयर किए थे कि RPSC ने मैं कहा कि केवल 1% से कम बाहर के प्रदेश राजस्थान में भर्ती किए जा रहे हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो जहाँ पे हरियाणा वासियों से ज़्यादा, यहाँ तक कि 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी उपयुक्त नहीं मिला HPSC के चेयरमैन के लायक। उनको भी झारखंड से लाके नियुक्ति की गई। हरियाणा अकेला प्रदेश है जहाँ भर्ती करने वाले कमीशन के चेयरमैन उस प्रदेश के ही नहीं, दूसरे प्रदेश के। ये एक नया मैं समझता हूँ तजुर्बा सरकार ने, और यही कारण है कि आज सरकार, पहला हमारा प्रश्न है नंबर 1 बेरोजगारी कैसे बन गया। हरियाणा में पेपर लीक, भर्ती घोटाले, नोट फॉर जॉब, इन सारे बड़े बड़े घोटालों में के जांच के लिए CBI और ED हरियाणा में कब पहुंच रही है, पहला हमारा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न, हरियाणा महंगाई और गरीब कल्याण योजना बंद करने में नंबर 1 क्यों बना? कैसे बना? महंगाई में हरियाणा नंबर 1। आपको पता है कि पीछे एनएसओ की रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर में महंगाई में हरियाणा नंबर 1। एनएसओ भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में खुदरा महंगाई दर हरियाणा में पूरे देश में सबसे रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई थी। ये मई 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार की है, क्योंकि वैट सबसे ज़्यादा है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली के बिल, आज सबसे महंगी बिजली हरियाणा में देश के अंदर। तो सबसे ज़्यादा महंगाई, और महंगाई के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने में भी हरियाणा नंबर 1। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, इंदिरा आवास योजना की स्कीम बंद कर दी। जो प्लॉट इस सरकार के पीएम आवास योजना के अनुसार जो हरियाणा को आवंटित किया गया था, जो फंड 405 करोड़ रुपए का, वो सरकार, गठबंधन सरकार खर्च ही नहीं कर पाई हरियाणा में, जैसे कि आपको पता है। और इनके अलावा फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र के जंजाल में, पोर्टल के जंजाल में गरीब आदमी को, हरियाणा के नागरिकों को फंसाकर गरीब कल्याण योजनाओं से वंचित करने में हरियाणा सरकार नंबर 1, महंगाई में नंबर 1 और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने में नंबर 1, ये सरकार साबित हो गई है। तीसरा सवाल, पहला बेरोजगारी का, दूसरा में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, गरीब की कमर तोड़ने में नंबर 1। तीसरा सवाल, विकास दर में जो हरियाणा कभी विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो निवेश दर में देश में आखिरी नंबर पे क्यों आ गया? और विकास की पटरी से हरियाणा क्यों उतर गया? बड़ी बड़ी नई योजनाएं तो आई नहीं, बड़े मंजूर शुदा परियोजनाओं को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या रद्द कर दिया गया? जो हमारे समय की मंजूर शुदा परियोजनाएं थी, आपके सामने है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 9 साल की हुड्डा सरकार में प्रति व्यक्ति आय, कांस्टेंट प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम 16,872 से बढ़कर 1.25 लाख रुपए तक पहुंची थी, और करंट प्राइसेस में जो 32,000 से 1,57,000, यानी कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय 640% की वृद्धि हुई थी 9 साल में हुड्डा सरकार में, 640%। इसकी तुलना में 9 साल की खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय केवल 45% बढ़ा, यानी कि एक तरफ 7.5 गुना बढ़ा था 9 साल के कार्यकाल में, 7.5 गुना प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई थी हरियाणा, प्रत्येक हरियाणा वासी के, और दूसरी तरफ केवल 1.4 गुना बढ़ोतरी। तो ये आप देख सकते हैं, कोई नई परियोजना हरियाणा में सरकार बताए। मैंने कहा विकास में हरियाणा पीछे क्यों चला गया? क्यों 1 भी इंच रेल की लाइन नहीं बनी? क्यों 1 इंच मेट्रो नहीं बनी? जब 4 साल, जब मेट्रो 2010 से बाहर आई, दिल्ली के बाहर, उससे पहले दिल्ली में से बाहर अलाउड नहीं थी, जब उस 4 साल में हम हरियाणा के अंदर 81 किलोमीटर मेट्रो 4 साल में हुड्डा सरकार के समय बन सकती थी, तो 9 साल में 81 नहीं, 8 नहीं, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 8 खंभे तो बन सकते थे। लेकिन क्यों 1 इंच मेट्रो नहीं बनी? क्यों 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी? क्यों 1 इंच नया थर्मल कारखाना नहीं लगा? क्यों एक नई IMT या औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर स्थापित नहीं करा पाई ये सरकार बताए। विकास में क्यों ठप? और निवेश दर में आपको जैसे पता है, RBI ने अभी पीछे जो आंकड़े निकाले, उसके अनुसार हरियाणा निवेश दर में सबसे कम निवेश हो रहा है हरियाणा। मैंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी इसको लेकर। तो आज विकास हमारा अगला प्रश्न था। चौथा सवाल, जो प्रदेश हरियाणा कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय, किसानों को जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा रेट मिलते थे, भाव, सबसे सस्ती बिजली मिलती थी, सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती थी, बिल माफी होती थी, लोन माफी की सुविधा किसान को थी, आज वही प्रदेश हरियाणा देश में किसान अत्याचार में नंबर 1 कैसे बन गया? हमारा सवाल। सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में अगर लाठीचार्ज हुआ किसान पे,
तो हरियाणा के अंदर हुआ। सबसे ज़्यादा अगर किसान पे आंसू गैस के गोले दागे गए, उसको पानी की बौछारों के निशाने पे लिया गया, उस पर हर प्रकार का अत्याचार हुआ, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ। सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर बनाए किसानों पे तो हरियाणा प्रदेश में। और उसके बाद समझौता हुआ, 750 किसानों की जानें चली गई, उसमें समझौता हुआ। हम सरकार से पूछना चाहते हैं उस समझौते का क्या हुआ। ये हमारा अगला प्रश्न है। आज किसान अत्याचार में देश में नंबर 1 पे हरियाणा कैसे पहुंचा? बेरोजगारी में एक, महंगाई में एक, विकास निवेश में सबसे आखिरी, और किसान अत्याचार में नंबर 1। पांचवा हमारा सवाल, हरियाणा को भ्रष्टाचार और घोटालों में नंबर 1 किसने बनाया? कैसे बना हरियाणा भ्रष्टाचार और घोटालों में नंबर 1? एक के बाद एक घोटाले। ये भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी है जेजेपी का, आपको पता है। आज सबके सामने बात है कि कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन समझौता हुआ नहीं था। ये तो अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए और भ्रष्टाचार की छूट के लिए महकमे बांटकर प्रदेश को लूटने के लिए ये गठबंधन हुआ था। आज सबके सामने आ चुका है। एक के बाद एक घोटाला। घोटालों की हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते एक नई लिस्ट आती है, कोई नया घोटाला रहता है। जमीन घोटाला नीरज दफ्तवार, जमीन और संपत्ति घोटाला जवाहर यादव, शराब घोटाला डिप्टी सीएम महकमा, जहरीली शराब घोटाला, सीएजी आबकारी घोटाला लेटेस्ट, एचएसएससी घोटाला, एचपीएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कैश फॉर जॉब घोटाला, डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एस्टेट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, जो अरविंद शर्मा जी ने जो कहा कि रोहतक के कोई पूर्व मंत्री उसमें शामिल है, अमृत योजना घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, स्टेडियम निर्माण घोटाला अंबाला के अंदर जो किया जा रहा है, फैमिली आईडी घोटाला, आयुष्मान योजना घोटाला इत्यादि। ये घोटालों का प्रदेश, भ्रष्टाचार में प्रदेश में नंबर 1 बन गया। भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता हो गया। समझौते वाली सरकार ने आज हरियाणा को भ्रष्टाचार में इतना कलंकित कैसे किया, ये हमारा प्रश्न। सवाल नंबर 6, जो हरियाणा खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, दूध दही का खाना था, आज वो हरियाणा नशाखोरी में देश में नंबर 1 कैसे बन गया? नशे का कोई लेना देना था हरियाणा में? आज हरियाणा के कोने कोने में नशे की समस्या इतनी व्यापक कैसे हो गई? बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा, नशा देश में सबसे ज़्यादा, पंजाब से ज़्यादा ओवरडोज में डेथ हो गई पिछले साल हरियाणा में। पंजाब में जब इतनी ओवरडोज की डेथ हुई तो पूरे पंजाब की राजनीति नशे के इर्द गिर्द घूम गई। लेकिन हरियाणा के अंदर जो आज सरकार ये जवाब भी उसको देना नहीं चाहती। ये हमारा सवाल कि नशाखोरी में देश में नंबर 1 हरियाणा कैसे बन गया। अगला सवाल, जो कांग्रेस राज में हुड्डा साहब की सरकार के समय अपराधी और गैंगस्टर हरियाणा छोड़ के भाग गए थे, उस हरियाणा को अपराध में नंबर 1 किसने बनवाया? और ये अपराध में सबसे आगे के प्रदेशों में हरियाणा भारत सरकार बता रहा है। भारत सरकार के आंकड़े महिलाओं के ऊपर अपराध में टॉप 5 में, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अपराध में टॉप 5 में हरियाणा पहुंच चुका है। जैसे कि आप जानते हो, कानून व्यवस्था चौपट होने के कारण, व्यापक बड़ी घटनाएं होने के कारण बड़ा जान माल का नुकसान जो आपने देखा कई बार हरियाणा में, इस तरह की बड़े जो है परिस्थितियां बनी, जो कानून व्यवस्था विफल हो गई, मशीनरी मफिन हो गई, उसके नुकसान में भी जम्मू कश्मीर से ज़्यादा नुकसान जान माल का इस सरकार में हरियाणा में बार। तो हर तरीके से कानून व्यवस्था में की विफलता में आज हरियाणा देश में सबसे खराब स्थिति में क्यों आया, ये प्रश्न बनता है। हमारा 7वां प्रश्न, 2014 में जिस प्रदेश पे 61,000 करोड़ का कर्जा था, बिना कोई रेल की लाइन बनवाए, बिना कोई मेट्रो बनवाए, बिना कोई आईएमटी या औद्योगिक क्षेत्र बनवाए, बिना कोई बहुत बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज इस तरह की कोई करे, बिना कोई थर्मल कारखाना बनाए, आज उस प्रदेश पे 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज कैसे चढ़ गया?
तो ये भ्रष्टाचार की देन है। आज हर प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1.5 लाख का कर्ज हर प्रदेशवासी पे चढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और कार्य क्या किया वो आपके सामने को कार्य किया नहीं। 8वां सवाल तक हरियाणा का सरकारी शिक्षा तंत्र बर्बाद क्यों हुआ? आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर अभी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो आई थी, रैंकिंग आई थी, ये भी रैंकिंग कोई हमने नहीं करी, भारत सरकार की रैंकिंग है। इसमें शिक्षा नीति की पोल खुल गई। NRF रैंकिंग के अनुसार ओवरऑल टॉप 100 में हरियाणा का कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। विश्वविद्यालय की रैंकिंग में गिरावट आई। आपको याद होगा 2014-15 जब मोदी सरकार आ गई थी प्रदेश में, देश में, उस समय की जो रैंकिंग आई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, उस समय हरियाणा के 7 यूनिवर्सिटीज, रोहतक भी यूनिवर्सिटी शामिल थी, उस समय टॉप 100 में थे। आज एक भी क्यों नहीं? उस शिक्षा की ये स्थिति क्यों गिर गए? कौन जिम्मेदार है? MBBS में जो हमारे समय 40,000 रुपए की फीस थी, आज वहां पर 40 लाख की बॉन्ड की प्रत्येक स्टूडेंट से 40 लाख की बॉन्ड की कंडीशन कहाँ आई? क्या कोई गरीब माता पिता, कोई मध्यम वर्ग का माता पिता 40 लाख रुपए दे सकता है? हमारे समय जब 40,000 थी, मेडिकल कॉलेज तो तभी बनाए गए थे ना, कर्जा था प्रदेश पे, 40,000 की फीस पे डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे थे। आज 40 लाख की फीस कर दी गई, गरीब का बच्चा कहाँ जाए? आपने देखा कोई 9 साल में ना एक नई IIT, ना एक नया IIM, ना एम्स, इसकी घोषणा की गई मनेठी में, कुछ हुआ नहीं। कोई नेशनल लेवल का कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई शिक्षा का कोई एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर कोई स्थापित नहीं हुआ इस सरकार में। और यहाँ तक कि प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में हरियाणा के अंदर 5,000 के करीब स्कूल्स को तो मर्ज कर दिया गया या बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया गया। बच्चों को अपने स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। पहली बार दुनिया देश के अंदर ऐसी स्थिति होगी, मैं समझता हूँ कि शायद देश ही नहीं, दुनिया में कभी बच्चों को अपने स्कूलों के आगे नहीं बैठना पड़ा होगा। मगर ये हरियाणा में दृश्य देखे गए सरकार। और 9वां जो सवाल हमारा, 9 साल, मैंने कहा कि 9 सवाल, वैसे तो सवाल इतने हैं कि सवाल हम पूछते हुए जो है आप कितने जितने कहें, 9 साल 900 सवाल भी पूछ ले सरकार से तो वो कम होंगे। लेकिन 9वां सवाल, खिलाड़ियों को सम्मान देने वाला हरियाणा, पद लाओ पदक पाओ की नीति वाला हरियाणा, ऐसे हरियाणा में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने वाली सरकार के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री आज खिलाड़ियों को पद क्यों नहीं देना चाहते, प्रतिष्ठा क्यों नहीं देना चाहते? और छोड़ो पद और प्रतिष्ठा छोड़ो, हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय भी क्यों नहीं दिलवाना चाहते? केवल उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते। ये कितनी घोर अन्याय की बात है। खेलो इंडिया नारे की भी अगर एडवर्टाइजमेंट कहीं देखनी है तो हरियाणा आइए। आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं निकला, वो ब्रिजभूषण बचाओ निकला, वो खेलो इंडिया नहीं निकला। तो ये स्थिति है। आज ये 9 साल 9 सवाल हम आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार बताए ऐसा हरियाणा का भट्टा आपने कैसे बिठाया? क्वेश्चन करोगे? प्रश्न और भी बहुत से बनते हैं। अब 7 महीने का सवाल समय बचा है तो प्रश्न ये भी बनते हैं कि इन्होंने अपने वायदे पूरे क्यों नहीं किए? MSP गारंटी कहाँ है? भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, उसका क्या हुआ? 5100 बुढ़ापा पेंशन का वायदा था, उसका क्या हुआ? ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा था, उसका क्या हुआ? पंजाब पे स्केल की बात थी, उसका क्या हुआ? मनेठी एम्स की बात थी, उसका क्या हुआ? 7 महीने में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने की बात थी उनके मैनिफेस्टो में, उसका क्या हुआ? कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी,
उसका क्या हुआ? ये सारी जो उनकी मैनिफेस्टो की, और भी बहुत से ऐसे हैं जो उनके मैनिफेस्टो में अगर देखा जाए बीजेपी और जेजेपी, खैर वो तो मैनिफेस्टो की तो कोई बात रही नहीं, ये तो गठबंधन है ही नहीं, मैनिफेस्टो के आधार पे तो ठगबंधन साबित हुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई में नई बात नहीं है। ये आपको हम प्रेस नोट के माध्यम से आप सबको पहुंचवाएंगे ताकि आपका काम, हम आप लोगों का भी ध्यान रखते हैं, आप लोगों का भी ख्याल रखते हैं, तो आप भी हमारा ख्याल रखना। जब हम प्रेस नोट भेजें तो उसमें ज़्यादा काट छाट मत करना। हमारे 9 साल 9 सवाल, क्यों प्रदेश की जनता बेहाल, ये मैं समझता हूँ कि जो है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, बड़ा भारी, इस सरकार ने काम तो कुछ किए नहीं, हरियाणा का बहुत नुकसान करा दिया, लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि लगभग सरकार ने डीपीआर महकमे में 525 करोड़ का बजट 2023-24 के लिए, जिसमें से 250 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और फिर अलग अलग, तो इतना भारी बजट सरकार ने, मैं समझता हूं क्योंकि ये लोग आम आदमी पार्टी को कहते थे, उससे भी 2 कदम आगे निकल गए। तो काम करो मत, और इतना बड़े पैमाने पे ये बजट खर्चा जा रहा है। आप लोग सभी रोहतक के हमारे प्रेसकर्मी ईमानदार और निर्भीक पत्रकारिता के प्रतीक हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कलम में वो साख है और वो ईमानदारी है जिसको किसी भी प्रकार का कोई बजट प्रभावित नहीं कर सकता, और आप हमारी खबरें अच्छी तरह लगाएंगे। मगर इन्होंने ये किया, इन्होंने करने काम किया है, तो ये मैं समझता हूँ इसका भी मुंह तोड़ जवाब आप लोग के माध्यम से आप देंगे। और वैसे भी सोशल मीडिया का भी है, आजकल सोशल मीडिया अच्छा चलता है। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, हम सोशल मीडिया के अपने सारे साथियों को कहना चाहते हैं, अब ये सोशल मीडिया पे भी बजट खर्च दें, लेकिन सोशल मीडिया में बजट खर्चने से जन भावनाएं दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि बजट खर्च के सोशल मीडिया पे ये दिखाएं कि भाई बहुत अच्छा ये वो बड़ा अच्छा काम हुआ, बहुत इस सरकार ने बड़ा बढ़िया काम किया, बीजेपी सरकार, तो उस पर 9 व्यू, और ये दिखाएं कि भाई ये देखो क्या हो रहा है, सरकार ने भट्टा बिठा दिया, उस पर देखें 90,000 व्यू। तो जो लोग देखते हैं, तो हमारी इसीलिए सोशल मीडिया वाले वो आप सत्य दिखाते हैं, और अगर कोई सोशल मीडिया वाले हम पक्ष में है तो हम टीआरपी तो बढ़ाएंगे किसी ना किसी की। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार के कारनामे हैं। 9 साल 9 सवाल, अब हम लेंगे आपके सवाल। 9 साल 9 सवाल, ये हमारी तरफ से थे। नीरज दत्तवार का और जवाहर यादव का जो नाम तोड़ किया, लेकिन लीक के मामले में आपने डिप्टी सीएम और उसका विभाग को दोषी ठहराया बाई नेम। नहीं, वो तो नहीं, वो बाई नेम ही है, तो अपना नहीं, वो असल में वो दोनों घोटाले, जमीनी घोटाले, लेकिन बाई नेम अलग अलग घोटाले थे। और तो है ही, तो है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसके पास महकमा है। और हम तो कह ही रहे हैं, ये तो गठबंधन ही भ्रष्टाचार के आधार पे हुआ है। 5100 बुढ़ापा पेंशन तो केवल लोगों को दिखाने के लिए कहा था। और हम क्या कह रहे हैं, जेजेपी के विधायक ही बता रहे हैं, नारनौल से विधायक पंडित राम कुमार गौतम जी बता रहे हैं कि खोपर एकलाए जीवन लग रहा है। वो कह रहे हैं, ऑफिशियली कह रहे हैं, रिकॉर्ड है, उनका स्टेटमेंट है। इसके बाद कहने की क्या गुंजाइश रह जाती है, कौन जीवन है? तो ये जीवनवारी की सरकार है। मैं आपको बताऊं, ये सरकार प्रदेश के लोगों के, ईमानदार लोगों की खून पसीने से कमाई गई राजस्व को जीवने की सरकार साबित हो रही है। ये उन्होंने ठीक कहा। तो इसमें जेजेपी और बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है, कौन सा ज़्यादा, किसका कौन मंत्री, कौन ज़्यादा इसमें आगे आएगा। और ये हम बताएं उससे पहले दादा गौतम बता गए। हम धन्यवाद करते हैं, पंडित हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बता गए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई अमृत घोटाले में क्या, कौन, हमने तो कहा नहीं कुछ, पलट भी गए उसमें। वो तो चलो, तो वो तो कोई जो है वो तो फिर पलट जाएंगे, तो क्या है, वो तो जो है जो वो तो
जिसको पलटना है वो कोई एक बार तो नहीं पलटेगा, वो तो कई बार पलटेगा। अच्छा एमपी साहब, आपने कहा कि स्टेट की जो जॉब्स हैं नहीं, क्या इसमें- इसके पीछे कोई उनकी साजिश है, क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, कोई देखिए- पर्पस क्या है इनका? देखिए कई बातें इसमें जी मैं हर गवर्नमेंट का एक कर्तव्य होता है हर सरकार की कि वो अपने प्रदेश के नौजवानों की अधिकारों को की रक्षा करे। उसका कई तरीके से उसकी रक्षा की जाती है। उदाहरण के तौर पे ज़्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे जितने भी आपके इम्तिहान होंगे वो उनकी लैंग्वेज में लेना कंपलसरी है। गुजरात उसमें शामिल है, गुजराती भाषा में देना पड़ेगा आपको। पंजाब हो गया, पंजाबी भाषा में देना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर जगह आपको उनकी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। जहाँ पे उनकी लैंग्वेज नहीं है और हिंदी में है, जैसे हम हिंदी उसमें आते हैं रीजन में, तो जैसे राजस्थान में मैंने कहा, राजस्थान के अंदर 40% राजस्थान की जनरल नॉलेज है। और जैसा कि बी डी कल्ला जी जो आगे शिक्षा मंत्री थे, उनके पास में ये जो है उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जवाब दिया कि पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल में 1% से कम नौकरी राजस्थान से बाहर को के जो है लोगों को राजस्थान में मिली, चाहे वो आरपीएससी की बात हो, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन की बात हो। हरियाणा के अंदर इससे विपरीत स्थिति बन रही है। ना तो कोई अपना जनरल नॉलेज का कोई प्रावधान रखा गया, डोमिसाइल की जो कंडीशन थी वो रिलैक्स कर दी गई है। आपके सामने डोमिसाइल की कंडीशन रिलैक्स कर दी गई 5 साल। तो ये एक अकेला ऐसा प्रदेश है, एचपीएससी के चेयरमैन बाहर से लाके नियुक्त कर दिए गए। उनकी जितनी भी भर्तियां आ रही हैं या तो रिक्त पद छोड़े जा रहे हैं या वो बाहर से आके भर्ती हो रहे हैं। एक के बाद एक लिस्टें आ रही हैं और दफ्तरों के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही है। जब दफ्तरों के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी हो रही हो एचपीएससी में, एचएसएससी में, अगर आप बाहर, मेरा ये अंदाजा है, बाकी ये जब ये जांच का विषय कि भाई इतने बड़े पैमाने पे बाहर के नौजवानों को हरियाणा में जो रोजगार मिला, मगर मेरा ये अंदाजा है ये जो पेपर लीक गैंग और ये जो हैं, ये जो सारे हैं, ये जो बाहर, अगर आप बाहर के नौजवानों को अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर दोगे तो हरियाणा के अंदर वो जो है उस रूप में आपकी जो है, मैं समझता हूँ कि उस बात को दबाए रखे रहने के लिए कि बाहर के नौजवानों में आप जो है इसके लूट खसूट करके वहाँ पे उस माध्यम से आप जॉब दो, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, इसके पीछे अगर कोई कारण है, मेरा मानना है कोई